गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? नया दिन में खुश आमदीद। मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई सुबह है, बहुत सारी नई खबरें हैं, नई उम्मीदें भी आप लोगों के लिए और बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं आप लोगों के लिए, नेक ख्वाहिशात है। डेली बेसिस पे जैसे हम बात भी करते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी से हमकिनार कराए, अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी आसान करे, आप लोगों का आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। लेकिन अच्छा दिन कैसे गुजरेगा, ये अच्छा वक्त कैसे आएगा जब हम एहतियात ही नहीं करेंगे, जब हम साथ ही नहीं देंगे, जब हम बात ही नहीं सुनेंगे। मैं बात कर रही हूँ कोरोना के फैलाव की। बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। केसेस की तादाद में एक दफ़ा फिर से हम इजाफा देख रहे हैं। 800 से ज़ायद नए मरीज़ सामने आए हैं और 9 अफराद अब तक जान से गए हैं। प्लीज़ एहतियात करें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अपने लिए एहतियात ना करें, अपने प्यारों के लिए कर लें। अपने लिए एहतियात ना करें, अपने से जुड़े उन लोगों के लिए करें जो कि आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और जब मैं बात करती हूँ स्पेशली कराची की, तो कोरोना के अलावा कराची समेत सिंध भर में डेंगू जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। इसके पेशेंट्स हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटलाइज्ड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्या वजूहात है? हमें पता है कि अगस्त का महीना, सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना डेंगू के महीने होते हैं, लेकिन अगर खातिर खा इकदाम ना किए जाएँ तो अस्पतालों में अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है, इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है। दुआ हमारी यही है आज कि अल्लाह करे ऐसा ना हो। आज हम अपने प्रोग्राम में इस पर तफसीलन बात करेंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डेंगू और कोरोना से अगर हम निकलें तो एक और चीज़ है जो कि है तो अब्र रहमत, लेकिन अब बलूचिस्तान वालों के लिए अब्र ज़हमत बनी हुई है। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से तबाही का सिलसिला जारी है। सियालकोट हो जाए, आज़ाद कश्मीर हो, साहिवाल हो, डेरा गाजी खान हो या फिर एबटाबाद हो, हर जगह दरिया उबल पड़े हैं। कहीं पुल बह चुके हैं। शहर शहर, करिया करिया, सब कुछ पानी में डूबा हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये जो मैं तबाही के मनाजिर आपको दिखा रही हूँ, ये एक जगह के नहीं है, पूरे पाकिस्तान से कैप्चर किए हुए मनाजिर है जो कि इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मानसून का नया स्पेल सिंध में कब दाखिल होगा, कितना ये स्ट्रॉन्ग होगा, अंदरूनी सिंध को या फिर स्पेशली कराची को कितना ये हिट कर सकता है, आज हम प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि हालिया बारिशों ने कराची का नक्शा बदल दिया। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, सामने जो लोग नाश्ते की टेबल पे बैठे हुए लोग हैं या जो दफ्तर जा रहे हैं या ख़वातीन जो कि घर के अब कामों में मसरूफ़ होंगे कि यार डेली बेसिस पे आप कराची के सड़कों की बात कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। कराची एक मुआशी हब है और जो शहर जो है मईशत के हवाले से अहम किरदार अदा करता है, मुल्क का पहिया चलाने में अहम किरदार अदा करता है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर वहाँ की सड़कें ऐसी होंगी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा होगा, तो सोचें कि वहाँ के लोगों के साथ कितनी ज़्यादती है। बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और कहीं हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी सड़क तबाह हो चुकी है। मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि फ़लानी जगह से आप आ रहे तो आप कहें कि यहाँ पर रोड था, या आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो कराची के कौन सा इलाका जो कि ज़्यादा बारिशों से मुतासिर है, आज हम आपको उस एक इलाके की मंजरकशी भी करेंगे। अच्छा जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैहि के सालाना उसकी तकरीबात शुरू हो गई हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। बहिश्ती दरवाज़ा, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि इस दरवाज़े से गुजरा जाए, उसको खोला जाएगा आवाम के लिए और दरवाज़ा यौम आशूर तक खुला रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ज़रा पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं। भारत की मैं बात कर रही हूँ। इंतहा पसंद भारत बाज नहीं आएगा। कभी हिजाब पर पाबंदी लगाता है, कभी मुसलमानों को तंग किया जाता है। इस बार हद हो गई है। भारतीय गुंडों ने नमाज फजर से कबल मस्जिद को शहीद कर दिया। मस्जिद की मिसमारी पर एहतजाज करने वाली जो मुस्लिम जमात है उसके मकामी रहनुमा समेत दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया है। इस पे भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और खेल के मैदान का भी रुख करेंगे। बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले पाकिस्तानी एथलीट एक रोज़ में 2 मेडल्स जीतने में कामयाब हो गए हैं। अब किस ने कौन सा मेडल जीता है, कैसे अपना नाम बनाया है, आगे चल के हम आपको बताएंगे। इसके अलावा 3 पाकिस्तानी एथलीट्स ऐसे हैं जिनका सफ़र ख़त्म हो गया है, ये भी आगे चल के हम आपको बता देंगे। अच्छा जी, क्रिकेट के मैदान से खबर ये है कि एशिया कप और नीदरलैंड के खिलाफ कौमी टीम का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 28 अगस्त को होगा। एशिया कप 2022 के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है। आज हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ KPL का भी जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस मैच की जो कि बदलते दिन के साथ बहुत ज़्यादा सनसनी होता जा रहा है। यानी मैं बात कर रही हूँ सियासत की।
तहरीक इंसाफ की ज़रा अगर हम बात करें, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया है, लेकिन हुकूमत ने PTI को रेड की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कहते नज़र आते हैं कि PTI आईनी इदारे पर हमला आवर होने का इरादा रखती है। किसी ने एडवेंचर की कोशिश की तो ताकत से निपटा जाएगा। रेड जोन में या इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इसकी ना इजाज़त है। एडवेंचर किया तो उसको पूरी ताकत से साथ जो है वो निपटेंगे भी। जो रिपोर्ट्स हमें मिली हैं उसके मुताबिक ये वहाँ पे आके वायलेंस करने का इरादा रखते हैं। रेड जोन में कत्तन दाखिले की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी, रोका जाएगा कानून के मुताबिक। और फिर कल को आपका गिला नहीं होना चाहिए। टीयर गैस के ऊपर जो है वो आप कहते हैं कि जी बड़ा जुल्म हुआ जी हमारे साथ। आपने अगर प्रोटेस्ट करना है तो एरियाज यहाँ पे इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तस किए हैं, उन जगहों पे आपको सिक्योरिटी वगैरह हर चीज़ जो है वो मुहैया की जाएगी। इमरान खान साहब फॉरेन एजेंट जो है ये साबित हो चुके हैं। कैबिनेट का कल डिसीजन होने जा रहा है, बुनियादी फैसले होंगे। अब ये अपने गोलगप्पे वाले जो है, अपने चपड़ासी जो है, उसका देना अब ये जवाब। फराग होगी का कोई जवाब नहीं है। किसी का ECL पे नाम डलना है तो वो भी डलेगा, और अरेस्ट होना है तो बिल्कुल वो भी होगा। अच्छा जी, इस सेक्शन पे रिएक्शन भी आया। राना साहब खौफजदा ना हो, हम हमला करने के लिए नहीं आ रहे, पुरअमन रहकर कानून के दायरे में एहतजाज करेंगे। PTI रहनुमा असद उमर का वजीर दाखिला को जवाब, कहा हुकूमत ने जिस इलेक्शन कमीशन से मर्जी का फैसला लिखवाया वो हमें कबूल नहीं है। फैसलाबाद वाले को बड़के छिड़के लगाने का ज्यादा शौक होता है। वो उन्होंने कहा है कि जी हम पता नहीं क्या ये हमला करने आ रहे हैं। राणा साहब खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, पुरअमन होंगे, कानून के अंदर रहकर करेंगे। हमला हम जमहूरी कर रहे हैं और हमला करके बुनियादें हमने आपकी सियासत की हिला दी हैं। इमरान खान ने आपकी सियासत जो है वो दफन करने जा रहा है। हम कोई मुस्लिम लीग नून तो है नहीं जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाके हमला कर दिया था। ये इलेक्शन कमीशन अब किसी तौर पर हमें काबिल कबूल नहीं है। जितनी जल्द ये इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाए, एक नया इलेक्शन कमीशन, एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, उतना बेहतर है। अपना पसंदीदा फैसला लिखवाया जाता है उस इलेक्शन कमीशन से। वो एक सियासी हरीफ है, आजाद रियासती इदारा नहीं है। PDF का हलीफ है, वो PDF का जैली इदारा है। मनपसंद एक फैसला लिखा जिसकी कोई कानून के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं थी। कानून की खिलाफवर्जी है कोई नहीं। ये कोर्ट के अंदर मामला जाएगा तो बिल्कुल साफ हो जाएगा कि इस केस के अंदर दम ही कोई नहीं। फॉरेन फंडिंग केस के फैसले के बाद इत्तेहादी हुकूमत फ्रंट फुट पर आ गई है। इमरान खान पर नाअहली की तलवार चलाने के लिए रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। फंडिंग केस में मुलव्वस PTI के तमाम रहनुमाओं के नाम ECL में डालने पर इत्तफाक हो गया है। विफाकी काबीना से आज मंजूरी ली जाएगी। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट में जानिए। ममनुआ फंडिंग केस पर सियासी मंजरनामा तब्दील। इमरान खान के सादिक और अमीन होने पर बड़ा सवाल उठ गया। PTI दिफा पर मजबूर तो हुकूमती इत्तेहाद ने जारहाना हिकमत अमली अपनाने की ठान ली। इमरान खान को नाअहल कराने के लिए कानूनी जंग शुरू करने का फैसला। वजीर आजम हाउस में PDM और इत्तेहादियों के सरबराही इजलास में तय हुआ कि चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 62-63 के तहत रेफरेंस दायर किया जाएगा। इस हवाले से सियासी और कानूनी कमेटियों से रिपोर्ट्स मांग ली गयी। ममनुआ फंडिंग केस में मुलव्विस किरदारों के नाम ECL में शामिल कराने पर भी इत्तफाक। बड़े इकदाम के लिए हतमी मंजूरी जुमेरात को वफाकी काबीना से ली जाएगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बड़ों का मुल्क गिर अवामी राब्ता मुहिम चलाने पर भी इत्तफाक। तय हुआ कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए जाएंगे। PDM क़यादत ने पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर को इत्तेहाद में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत भी दे दी। हुकूमती इत्तेहाद से बाहर जमातों ने अपनी अपनी क़यादत से मशावरत के बाद जवाब देने की यकीन दहानी करा दी। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। ममनुआ फंडिंग पकड़े जाने के बाद भी इमरान खान की सुई फिर साजिश पर आकर अटक गई है। हुकूमत पर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर साजिश करने का इल्जाम लगा दिया। ये इलेक्शन कमीशन जो इनके साथ पूरी तरह मुलव्वस है साजिश में, ये इसको मैं साजिश कहता हूं। एक तो थी ना वो बैरूनी साजिश, ये एक और साजिश है। वो पूरी तरह इसके अंदर मुलव्वस है। ये जो सिकंदर सुल्तान है, सिकंदर सुल्तान का बताते हैं बना कैसे। न्यूट्रल्स ने अप्रोच किया हमें, उन्होंने कहा कि देखें ये फंस के हैं, मुल्क में आगे चल रहे हैं, तो ठीक बात की। तो हम कहते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसा कैंडिडेट दे देते हैं जो दोनों इतराज नहीं करेंगे। उन्होंने इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया। मैं तो इसको जानता ही नहीं था।
जब इसका नाम आया और जब हमने कहा चलो ठीक है, अगर डेडलॉक हुआ है तो आप दे रहे कोई न्यूट्रल आदमी का नाम, तो मैंने कहा कि ठीक है। जैसे ही इसका नाम आया तो लोगों ने शोर मचा दिए, तो उन्होंने कहा ये तो नून लीग का घर का आदमी है। मैंने न्यूट्रल्स को बताया, मैंने कहा आपने कहा था ये न्यूट्रल है, ये तो घर का आदमी है। उन्होंने कहा हम गारंटी लेते हैं इसकी कि ये न्यूट्रल रहेगा। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, रेड जोन में हम बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, सिर्फ हमारे पार्लियामेंटेरियंस डेलीगेशन जाएगा इसको बताने के लिए कि हमें कोई इत्मीनान नहीं है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि मैंने सबको मैसेज पहुंचाई, न्यूट्रल्स को भी, कि एक दफा ये हिल गई आपकी इस वक्त इकोनॉमी, इंटरनेशनल हालात ऐसे हैं कि ये इन चोरों से नहीं संभाली जानी। जबकि दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म आ चुकी। अब ये सादिक और अमीन नहीं बल्कि कज़ाब और खाइन हो गए हैं। साबित हो गया है कि गैर मुल्की एजेंट और कठपुतली हैं। इमरान खान को पार्टी और सदर आरिफ अलवी को सदर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फ़र्द जुर्म आ चुका है। अब उसके खिलाफ आईन और कानून के मुताबिक अमली इक़दामात के क्या सज़ा बनती है, इस मरहले में मामला अब दाखिल हो चुका है। अब वो सिर्फ एक मुलजिम नहीं, अब वो एक मुजरिम करार दिया जा रहा है। ये साबित हो चुका है कि पीटीआई को गैर मुल्की फंडिंग हुई है। अब वो सादिक और अमीन नहीं रहे बल्कि कज़ाब और खाइन बन चुके हैं। अब वो इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ब्लैकमेल नहीं हुआ, उसने फैसला दे दिया है। सिर्फ इमरान खान मुजरिम नहीं है, ये पूरा टब्बर मुजरिम है। इमरान खान खुद हो, डॉक्टर आरिफ अलवी हो, इनको तो फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पार्टी के ओहदे से भी और मुल्क की सदारत से भी। पीटीआई के ओहदेदारान अब उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जानी चाहिए, मुल्क की बका की जंग लड़ें और इस किस्म के जराइम पेशा तबकों को मुल्क की सियासत से उखाड़ बाहर फेंके। ये इसको तारीख में एक अलामत बना देना चाहिए, इबरत, ताकि आने वाली नस्लें इस किस्म के लोगों के अंजाम से इबरत हासिल करें। तो तमाम सियासी सूरत हाल आपके सामने हमने रखी। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। नईम साहब, ये रिवायत कब ख़त्म होगी कि अगर आपके हक़ में फ़ैसला आता है तो सब अच्छा है, अगर आपके हक़ में फ़ैसला नहीं आता तो सब बुरा है? इलेक्शन कमीशन पर इतनी खुलकर तनकीद की जा रही है पीटीआई की जानिब से। आई थिंक शायद अब इतना मैच्योर हो जाना चाहिए इस पार्टी को कि तनकीद ना करे बल्कि दिल से कबूल करे। देखिए महक, मैं तो इस बात से आगाज़ करूँगा कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। यानी पहले एक साजिश का वावेला किया गया, एक बयानिया बनाया गया और फिर एक बैरूनी साजिश उसको कहा गया, फिर मुदाखलत कहा गया। आज कभी फॉरेन फंडिंग कहा जाता है हुकूमत की तरफ से, पीटीआई जो है इसको ममनुआ फंडिंग कहती है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब ममनुआ एक्ट कर लिया जाता है तो वो जुर्म बन जाता है। बिल्कुल इस सारी की सारी सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए अब तोपों का रुख जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ कर लिया गया है और अब उनको पहचान नहीं रहे और वो जान नहीं रहे। वो कहते हैं मैं इनको जानता ही नहीं। वो एक मिसरा है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं देखते हो जैसे हमें जानते नहीं। ये सब लोगों को ये पहचानते भी हैं, ये जानते भी हैं, इनके साथ मिलके ये सब कुछ करते रहे हैं। अकबर एस बाबर को आज वो नहीं पहचानते। अकबर एस बाबर वो शख्स हैं जिनकी गाड़ी में महक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कयाम है वो हुआ था, जो इसका आगाज है वो हुआ था, इसकी इस पार्टी की दाग बेल डाली गई थी। अकबर एस बाबर की जाती गाड़ी की बात कर रहा हूं, तो वो आज उनको भी नहीं पहचान रहे। तो मामला जो है ये जो पिछले 22 साल से चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो तमाम जमातों को, मुल्क के तमाम लीडर्स को, उनके अलावा हर शख्स को वो चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू कहते रहे। सबने ट्रायल भी भुगते, सबने केसेस भी भुगते, नाअहलियां भी हुई, मुल्क बदरियां भी हुई, सजाएं भी मिली और आज जब उनके ऊपर उंगली उठी है 8 साल के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला सुनाया है। और मैं एक और बात अर्ज कर दूं, यहां पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से फॉरेन फंडिंग
और ममनुआ फंडिंग का जो केस है ये सिर्फ 2013 और 2014 तक का है, जब कभी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इक़्तिदार में नहीं रही थी। 2014 के बाद जो 8 साल का दौर है, आज के दिन तक जब हम बात कर रहे हैं, इसमें पौने 4 साल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस मुल्क पर हुकूमत की है, वफाक में हुकूमत की है, सबसे बड़े सूबे पंजाब में हुकूमत की है, KPK में हुकूमत की है। इस 8 साला दौर की जब ऑडिट होगी, जब इसकी इंक्वायरी होगी, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, तो आप करप्शन की दास्तानें भूल जाएंगी जो इंफॉर्मेशंस मेरे पास। इस 8 साला इन्वेस्टिगेशन में भी अभी तक जो नताइज सामने आए हैं और जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका जिक्र ही नहीं, जो मैं एक लम्हे में आपको बता देता हूं। पूरी दुनिया में हॉस्पिटल के लिए जो कॉन्सर्ट्स किए गए, जिसमें उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने दर्जनों नहीं सैकड़ों कॉन्सर्ट किए, दिलदार परवेज भट्टी मरहूम, उमर शरीफ मरहूम, और भारत से आमिर खान, दलेर सिंह मेहंदी जो आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जेल काट रहे हैं, ह्यूमन स्मगलिंग में, ये तमाम, मैं वो नाम ले रहा हूं, लेडी डियाना, ये तमाम लोग चैरिटी करते रहे पूरी दुनिया में। उस चैरिटी के अंदर कितनी खुर्द-बुर्द हुई, खुद इमरान खान साहब ने इंक्वायरियां की, खुद जो है अंदलीब अब्बास पर केस बना। उसके अलावा इनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यूके की एक लीडर थी, राबिया समथिंग उनका नाम है, उनको पार्टी से ओहदे से फारिग कर दिया गया। उन चैरिटीज में इतनी खुर्द-बुर्द हुई जिसमें इमरान खान साहब खुद इंक्वायरियां करते रहे। तो अभी तो उनका ऑडिट नहीं हुआ, उनका हिसाब नहीं हुआ। अब यह है कि एक डिजाइन के तहत जो गिरता हुआ ग्राफ था मकबूलियत का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, उसको दोबारा बचाने के लिए, पार्टी की रीबर्थ करने के लिए, ये सब कुछ जो हुआ अदम एतमाद से लेके आज के दिन तक, मैं समझता हूं कि इस केस के बाद दोबारा से पीटीआई की मकबूलियत का ग्राफ बड़ी तेजी से गिरना शुरू हुआ। और मैंने पहली दफा अपने सहाफती करियर में और पहली दफा मैंने पीटीआई की एक 22 साला तारीख में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को डिफेंसिव होते हुए देखा है, लाजवाब होते हुए देखा है। कोई लॉजिक नहीं है इनके पास, कोई जवाब नहीं है। यानी कि एक ममनुआ एक्ट करके वो उसको कोई एक हलाल ममनुआ एक्ट करार देने की कोशिश कर रहे हैं, हलाल फॉरेन फंडिंग, हलाल चोरी। तो इसके साथ ही साथ मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, वो न्यूट्रल्स का जिक्र जो है ना दोबारा करना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा न्यूट्रल्स के कहने में तो मैंने इलेक्शन कमीशन बनाया, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन लगाया। तो कहने का मकसद ये है कि फिर इसी तरह से ये है कि ताबेदार चोर, नाफरमान चोर, मर्जी का फैसला। तो फिर उनको भी अब थोड़ा सा नजरसानी करनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ देखिए, आज के दिन तक जो उंगली उठती थी मुस्लिम लीग नून पर और महक पीडीएम पर, आज के दिन तक पंजाब की काबीना हलफ नहीं उठा सकी। अब तो किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। अब वजारतों की लड़ाई है। आप में और उनमें क्या फर्क है? आज वजारतों की लड़ाई है। काफ लीग जो इत्तेहादी है, जो 10 सीटों के साथ, जिनको आपने माजी में पता नहीं क्या क्या कहा, मैं सुबह सुबह वो कहना भी नहीं चाहता, उनको आपने वजारत आला दे दी। आज वो फुल फ्लेज पंजाब में एक काबीना बनाना चाहते हैं और आप उनको काबीना बनाने नहीं दे रहे। आपने पाबंदी लगा दी है कि 18 से ज्यादा वुजरा जो है पंजाब की काबीना में नहीं होने चाहिए। और चौधरी परवेज लाई चूंकि वजीर आला है, काफ लीग से किसी वजीर को कलमदान नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई वजीर बनाया जाएगा। डेडलॉक है, पता है आपको। आज के दिन तक ये लड़ाई चल रही है इस वक्त पंजाब के अंदर। मोनस लाई और चौधरी परवेज लाई ने इनको मनाने की कोशिश की है, चेयरमैन पीटीआई को। और एक बात मैं ऐड करके आगे बढ़ता हूं कि इखलाकन इस वक्त ये बनता है, जो भाषण हमें देते रहे मीडिया को इमरान खान साहब, उन्हें पार्टी ओहदे से इखलाकन इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब तक ये फॉरेन फंडिंग का और उनके बकौल ममनुआ फंडिंग का ट्रायल मुकम्मल नहीं हो जाता, इस केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत जारी है रेफरेंस दायर करने के लिए, उसका फैसला नहीं आ जाता, मेरा नहीं ख्याल उनको जुड़े रहना चाहिए अपनी सीट के साथ। तो यहां पर सूरत हाल यह है कि सबसे बड़े सूबे के साथ बददस्तूर, मैं कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून और पीडीएम भी नाकाम रही यहां पर काबीना बनाने में। और पिछले 3 से 4 माह जितनी हक तलफी हुई है इस सूबे की इन तमाम तर सियासतदानों की तरफ से, और इस सूबे के अवाम के साथ जितना जुल्म हुआ है, आज सूरत हाल यह है कि ये तो हर पंजाब में नहीं, पूरे मुल्क में 90 के करीब जो है जान बचाने वाली जो मेडिसिन है वो नापैद हो चुकी हैं।
उनकी दस्तयाबी नहीं है, एनेस्थीसिया जैसी जो दवाई है वो दस्तयाब नहीं है, ये हालत है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये लड़ाई अभी तक जारी है यहां पर, और मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई का इत्तेहाद ज्यादा देर चल सकेगा, चूंकि चौधरी बरादरान की, चौधरी परवेज लाई, उनकी अपने काफ लीग में लड़ाई बहुत शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। पार्टी के सदर चौधरी शुजात हुसैन इलेक्शन कमीशन कल से जा चुके हैं और उन्होंने ये सवाल किया है कि पार्टी मेरे नाम से रजिस्टर है, मैंने ये पार्टी बनाई, 22 साल से मैं इस पार्टी का सदर हूं, क्या आज भी मैं इस पार्टी का हेड हूं? और उन्हें जो जवाब दिया जा रहा है वो यही मिलने वाला है कि वही पार्टी के हेड हैं जो एक नाम नेहाद इजलास बुलाकर उनको पार्टी की सदारत से फारिग किया गया, वो उस इजलास को बिल्कुल जो है वो नहीं तस्लीम किया जा रहा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। एक तरफ उनके घर में लड़ाई है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है उनकी मर्जी से काबीना नहीं बनाने दे रहे, उनको अपनी मर्जी से सूबा नहीं चलाने दे रहे, उनको अपनी मर्जी से पंजाब में हुकूमत नहीं बनाने दे रहे, अपनी टर्म एंड कंडीशन पर जो है वो एक मशरूत जो काबीना बनाने की वो इजाजत दे रहे हैं, जो 18 रुकनी है, जिसमें काफ लीग का कोई भी जो मेंबर पार्लियामेंट है उसको वजीर बनने की इजाजत नहीं दी जा रही। ये सूरत हाल है आज के दिन तक। और इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज ये है कि बिल्कुल वजीर आला पंजाब जो है उस्मान बुज़दार की तरह उनके इशारों पर हर एक्ट करें, उनके इशारों पर जो है वो आगे बढ़ें, और जब वो कहें वो असेंबली तहलील करें और वफाक पर जो है वो प्रेशर बिल्ड करके मुल्क में आम इंतखाबात की कैंपेन का आगाज किया जाए। सही है, बिल्कुल। नईम साहब, इत्तेहादी हुकूमत हम देख रहे हैं कि फ्रंट फुट पर आगे अमली तौर पर रेफरेंस दायर करने की बात की जा रही है, इस पर भी मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी, लेकिन अभी एक ब्रेक हमें लेनी है। ब्रेक से जब मैं वापस आऊंगी तो यकीनन इस पर भी हम बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं और ब्रेक में हमें फैसल ने भी ज्वाइन कर लिया है। नईम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ के गई थी कि जो इत्तेहादी हुकूमत है वो फ्रंट फुट पर आ रही है, कहा जा रहा है जी अब रेफरेंस दायर करने के बारे में सोचा जा रहा है, बहुत सारे नाम ECL में भी हमें नजर आएंगे, इस स्टेप को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं पहले तो फैसल को वेलकम कर लूँ जी, शुक्रिया। मैं ये अर्ज कर रहा था कि PDM जो है बिल्कुल वो फैसला कर चुकी है कि वो PTI को पाकिस्तान तहरीके खैरात साबित करेगी। खैरात से उनके बकौल खैरात से ये पार्टी बनी और खैरात से ही सियासी सफ़र का आगाज़ हुआ और बदकिस्मती से खैरात से ही मुल्क को चलाने की कोशिश की गई इमरान खान साहब की तरफ से, और उसमें ये सारी चोरी और उसमें ये सारी डकैती और उसमें ये सारी फॉरेन फंडिंग, उसमें ही सारी ममनुआ फंडिंग का अमल हुआ। अब जो है PDM ये डिसाइड कर चुकी है कि इस लड़ाई में PDM किसी भी तरह समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि कल के इजलास में इमरान खान साहब समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से साबिक वुज़रा, बहुत से ओहदेदार और इवन उनकी पार्टी के लिए पूरी दुनिया में जो फंड रेजिंग करने वाली कुछ शख्सियात हैं उनके नाम ECL में डालने की सिफारिश कर सकती है PDM। और हुकूमत किसी भी वक्त आज और कल के दौरान, आज भी एक इजलास है, कल इजलास है, रेफरेंस दायर करने के लिए जा रही है। और महक, ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था ये सिर्फ इतनी ही इस्तेकाक था और इतनी ही आईनी डोमेन थी इलेक्शन कमीशन की जो जितना फैसला उन्होंने दे दिया है। पहले तो हमेशा की तरह मिठाइयां तकसीम की गई, मुबारकबादें दी गई। फवाद चौधरी साहब ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह दिया कि हमारे जो है बयानिए की जीत हो गई है, हम जो कहते थे वही फैसला आया। मगर फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तफसीली फैसला आया, उसकी ट्रांसलेशन करवाई गई उर्दू में और वो पढ़ना शुरू किया इन्होंने, इनको समझ आना शुरू हुआ कि ये बहुत खौफनाक फैसला है। ये बहुत ही एक मैं समझता हूं किसी सियासतदान के लिए और मुल्क की एक बड़ी जमात के लिए ये बहुत बड़ा दाग है। और इससे कबल PDM के पास, मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानिया नहीं था पब्लिक में जाने के लिए। बिल्कुल ये एक तलख हकीकत है। ये 3-4 माह में जो कुछ हुआ और जिस तरह से डॉलर की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल की कीमतें बनी और महंगाई की चक्की में पूरे मुल्क के अवाम पिसे, और उससे कबल भी पौने 4 साल दौर में तो कोई ऐसा बयानिया नहीं था जिस बयानिए को लेकर अवाम में जाएंगे और कैंपेन करेंगे मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी।
आज एक बहुत बड़ा कार्ड उनके हाथ में आया है, वो इस बयानिए को लेके चलेंगे। उसके साथ ही साथ पंजाब के अंदर जिस तरह से एक अक्सरियत रखने वाली पार्टी की हुकूमत को गिराया गया, ये दूसरा कार्ड है। ये दो कार्ड हैं अब तक आइंदा इंतखाब और आइंदा इंतखाबी मुहिम के लिए। तो पीडीएम जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुबैना करप्शन, और अभी बहुत से ऐसे रिंग रोड रावलपिंडी से लेके और उस्मान बुजदार के दौर की जितनी पंजाब की करप्शन है और फरा गोगी के केसेस हैं, और उसके साथ कुछ और भी केसेस आइंदा चंद रोज में सामने आ रहे हैं, उनको भी बिल्कुल अब कैफरे किरदार तक पहुंचाने की तरफ जाने की ठान ली है पीडीएम ने और हुकूमती इत्तेहाद ने। जी बहुत शुक्रिया। नईम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह का आया है शुरुआत में तो बहुत शादियाने बजाए गए, लेकिन जैसे जैसे फिर मुफस्सिल फैसला आया वैसे वैसे अंदाज़ा हुआ कि ये क्या हुआ हमारे साथ। लेकिन हुआ ये है कि माशी मैदान से कुछ अच्छी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। इंटरबैंक में डॉलर 9 रुपये 80 पैसे और ओपन मार्केट में 14 रुपये कम हो गया है। ऐसे में स्टॉक मार्केट ने भी तेजी की ट्रेन पकड़ ली है। सैयद रिजवान आलम रिपोर्ट करेंगे, पहले रिपोर्ट देखते हैं, देन इस पे बात करते हैं। बुध को करेंसी मार्केट्स में कारोबार का आगाज तो मामूल के मुताबिक था, ताहम दोपहर को वो खुशखबरी मिली जिसका सबको इंतजार था। इंटरबैंक में यकदम डॉलर को जोर का झटका लगा और डॉलर लड़खड़ा गया। इंटरबैंक और ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर बिलतरतीब 13 और 14 रुपए तक गिर गई। करेंसी डीलर्स के मुताबिक तिजारती खसारे और दरामदात में बड़ी कमी से रुपए पर दबाव काफी हद तक कम हुआ है और डॉलर आइंदा दिनों में 180 रुपए तक आ सकता है। फैच रेटिंग ने और JP मॉर्गन ने एक ऐलान किया है कि पाकिस्तान को IMF की मिल जल्द रिलीज होगी और पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। आज अल्लाह का शुक्र है 225-26 पे आ गया, और ये IMF की किस रिलीज हो जाती है तो ये 200 से भी नीचे जा सकता है, 180 से आराम तक जा सकता है। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पे डॉलर की कीमत 9 रुपए 60 पैसे की तारीखी कमी के बाद 228 रुपए 80 पैसे पर बंद हुई। डॉलर के आसमान से जमीन पर वापसी के सफर का स्टॉक मार्केट में खैर मकदम किया गया। तेजी के रुझान में स्टॉक मार्केट में 41,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 877 पॉइंट्स बढ़कर 41,068 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर क्लीन बोल्ड हुआ तो बुध को पाकिस्तान में सोने की कीमत में भी तारीखी कमी आ गई। सोने की फी तोला कीमत पे 8,600 रुपए की रिकॉर्ड कमी से मुल्क भर में 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 1,45,300 रुपए पर आ गई, जबकि 10 ग्राम सोने के भाव 7,373 रुपए कम होकर 1,24,571 रुपए हो गए। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए माहिर मुआशियात डॉक्टर खाका नजीब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, और मुझे आज गुड मॉर्निंग कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि डॉलर जो सस्ता हो गया, ये सस्ता होना कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और ये क्या मज़ीद और नीचे आएगा या सिर्फ इतना ही सस्ता होना था? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning. It is a better morning when we talk of the economic side. देखिए, जो फैक्टर्स डॉलर को स्ट्रेंथन कर रहे थे पाकिस्तान में, अब वही फैक्टर्स चूँकि रिवर्स हो गए हैं, वो रूपी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में ये कहा है कि पाकिस्तान से जो सारी सड़कें हैं वो IMF की तरफ जाती हैं, और पाकिस्तान ने उन्हीं सड़कों पर चलकर IMF के प्रोग्राम को 7वें और 8वें रिव्यू की शक्ल में कंप्लीट करना है। सो IMF की स्टेटमेंट परसों रात जब आई, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने सारे प्रायर एक्शंस जो हैं वो पूरे कर लिए हैं, और सवाए इसके कि हमने कुछ फाइनेंसिंग अरेंज करनी है अपनी फ्रेंडली कंट्रीज से, जो कि की जा रही है सऊदी अरेबिया से मेनली। अगर ये कंप्लीट हो जाए तो फंड का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा सिग्नल था कि हमने कुछ रिफॉर्म की तरफ तवज्जो दी है, कुछ प्राइसिंग चेंजेस किए हैं हमने, कुछ सब्सिडीज कट की हैं, कुछ टारगेटिंग की है। ये सारे काम किए। ये सबसे कलीदी वजह बनी। दूसरी वजह ऑफ कोर्स ये बनी कि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो मई जून में बहुत बड़ी हुई थी, उसकी पेमेंट्स जुलाई में हुई। उसकी पेमेंट्स का प्रेशर जैसे ही टूटना शुरू हुआ, यानी कि हमारा तिजारती खसारा जो है वो जैसे ही थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुआ, जो जुलाई के महीने में भी हुआ और फिर कंटिन्यूइंग इन अगस्त आपको वो दिखाई दिया, तो आपने रुपए की कदर में बेहतरी जो है वो सामने देखी।
इसके अलावा आप ये भी देखिए कि थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी सी है हमारी जो ओवरऑल इकॉनमी है उसमें कुछ सर्टनिटी सी आती दिखाई दे रही है, कुछ पॉलिटिकल सर्टनिटी भी है, कुछ गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो भी अगले साल अगस्त तक जो है वो काम करेगी। सो ये जो सारी तीनों सर्टनिटीज़ हैं इन्होंने मिला के ये रुझान जो है क्रिएट किया है। बट ये याद रखिए कि ये आज भी जारी है। मैं अभी भी इंटरबैंक देख रहा हूँ, रुपए की कदर थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगी। रुपए की कदर आज भी मुस्तहकम ही हो रही है क्योंकि इस वक्त सप्लाई ऑफ रुपीस जो है सप्लाई ऑफ डॉलर्स ज़्यादा है और डिमांड ऑफ डॉलर्स कम है। और इसकी आखिरी वजह यही है कि एक्सपोर्टर्स ने जो डॉलर होल्ड कर लिया था अब वो चाहते हैं कि उसको ऑफलोड कर दें। क्यों ऑफलोड कर दें? क्योंकि कल वो समझते हैं कि अगर और रुपी स्ट्रेंथन हो गया तो उनको कम रुपयों में पैसे मिलेंगे। सो ऑल इन ऑल अ बेटर न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे आम जो आदमी है उसके समझाने के लिए बताइएगा, वो खुश होता है जब 1-2 रुपए भी कम होता है तो उम्मीदें लगा लेता है। अब ये तो सीधा सीधा 8-9 रुपए नीचे आया है, तो उसको बताइएगा ये कि शॉर्ट टर्म जो रिकवरी होती है क्या वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है? वो तो ये सोच के बैठा है कि अरे अब तो इसकी भी कीमतें कम, इसकी भी कीमतें कम। ज़रा ये फिनोमिनन भी डिस्क्राइब कीजिएगा। ये बहुत अच्छी बात की है। देखिए, दो तरह की इन्फ्लेशन होती है। एक तो इन्फ्लेशन डोमेस्टिक होती है, एक इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं कि आउटसाइड पाकिस्तान से आ रही है। सो जो एक्सटर्नल इन्फ्लेशन है उसका बहुत बड़ा ताल्लुक, यानी कि आप ये समझें कि अगर एक तेल की कीमत है वो $1 पर बैरल ही रहती है आसानी के लिए। इस वक्त तकरीबन $95 फी बैरल है। पर अगर उसकी कीमत जब रुपी में ट्रांसलेट होती है तो अगर डॉलर स्ट्रेंथन हो जाता है तो आपको ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं। अब अगर रुपया स्ट्रेंथन हो जाता है तो आपकी बाइंग पावर बेहतर हो जाती है एज अ कंट्री और एज पीपल। आपकी बाइंग पावर बेहतर हो जाती है। जब आपकी बाइंग पावर बेहतर हो जाती है तो जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का आंसर है, यानी जो कीमतों का बढ़ना है इम्पोर्टेड, वो कम हो जाता है। सबसे बड़ा असर तो आप पेट्रोल की कीमतों में ही देखेंगे। और ये दोनों खुशाइन बातें हैं कि ना सिर्फ रुपए की कदर में बेहतरी हुई है बल्कि इम्पोर्टेड जो ब्रेंड की कीमत है वो भी थोड़ी सी उसमें एक इस्तेहकाम सा हमें दिखाई दे रहा है। अगर इन दोनों चीज़ों को पुट टुगेदर करें तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बहुत ज़्यादा बढ़ना है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का वो रुक जाएगा। इसी से बिजली की कीमत का ताल्लुक है। आपको पता है एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हमारे बिल्स में लग के आती है, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। तीसरा, गैस की कीमतें भी पैक्ड हैं इंटरनेशनल प्राइसेस से। इन सब कीमतों से आपकी अजनास की कीमतें बनती हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बनता है। सो ऑल इन ऑल ये जो इन्फ्लेशन 25% पे रन कर रही है, लेट्स होप कि ये एक ऑन द हायर साइड ही हमने देख ली हो और एज वी मूव फॉरवर्ड ये जो कीमतों का बढ़ना है इसमें थोड़ा सा इस्तेहकाम आएगा। सो लोगों के लिए ऑल इन ऑल ये अच्छी खबर है। इन एनी केस इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर बेहतर होती है तो हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके लिए भी अच्छी खबर है कि उनको रॉ मटेरियल जो है वो थोड़ी बेहतर कीमतों पे मिलता है, तो वो जो चीज़ें बनाते हैं वो दुनिया भर में ज़रा कंपेटिटिव हो जाती है। सो ऑल इन ऑल इसके अलावा ये भी देख लीजिए कि बाकी मार्केट्स भी स्ट्रेंथन कर रही हैं, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज भी स्ट्रेंथन कर रहा है। आपका यूरो बॉन्ड जो इंटरनेशनली ट्रेड होता है उसकी कीमत पे भी एक इस्तेहकाम आया है। सो आपको इंटरनेशनल भी एक टेल विंड मिल रही है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ समझाएगा। हम हमेशा कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है मुआशी इस्तेहकाम के लिए। अभी हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया उसके बाद हमने मार्केट देखा, मार्केट में किस तरह से डॉलर नीचे हमने आता हुए डॉलर को देखा। तो सर क्या ये उस फैसले का इम्पैक्ट है जो कि इतनी जल्दी हमने डॉलर को इतना नीचे आते हुए देखा है, या फिर क्या रीज़न आपको लगता है? वाकई ऐसा है कि आपकी जो सियासी सूरत हाल है आपकी मईशत पे बहुत असरअंदाज होती है? देखिए, सर्टनली लोग इसको सियासी इस्तेहकाम कहते हैं। मैं कहता हूँ कि सर्टनटी क्रिएट हो जानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों ने ये अस्यूम किया कि अब जो इस वक्त गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो एक गवर्नमेंट पंजाब में है पीटीआई की, पेशावर में है, और सेंटर में इस वक्त पीडीएम की, कि ये सिलसिला शायद ऑन गोइंग रहेगा कुछ अरसे तक एटलीस्ट। सो एक सर्टनटी क्रिएट हो गई। स्टेबिलिटी आई थिंक एक फ़र्क लफ्ज़ है, लोग बहुत यूज़ करते हैं इसको। मैं यूज़ करता हूँ कि अगर आप सर्टनटी आ जाए आप में कि आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे चलेगा। सो आई थिंक अ सेंस ऑफ सर्टनटी प्रिवेल्ड, सेंस ऑफ IMF प्रिवेल्ड। एक सेंस ये प्रिवेल हुई कि शायद हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उसमें थोड़ा सा इस्तेहकाम आ गया है, हमारी तेल की इंपोर्ट्स में बहुत कमी आई। सो ये तीनों चीज़ें जब आई थिंक इनकी जो कॉन्स्टलेशन बनी है, ये जो इनका आपस में इकट्ठे होना परसों हुआ है, ये ड्राइव कर रहा है इस चीज़ को।
So I think that's how I would put it. और डॉक्टर साहब एक और चीज़ जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी इस पे, जिस पे काफ़ी लोगों ने लिखा भी है, जो ट्रेड डेफिसिट है, इनफैक्ट द मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जब वो उसका गैप कम हुआ है आई गेस 47% से, यानी कि अगर सादा सवाल में बोले तो तिजारती खसारा जो हमारा कम हुआ है उसकी वजह से भी रुपीज़ को स्टेबलाइज होने में मदद मिली है। सर्टनली देखें, आपकी जो जून की इंपोर्ट्स थी तकरीबन 7.7 बिलियन डॉलर के करीब थी, अब वो कम होके 4.9 बिलियन डॉलर रह गई जुलाई में। सो ये सबसे बड़ा सिंगल फैक्टर है तिजारती खसारे को कम होने में। और ये सबसे बड़ा सिंगल फैक्टर इस तरह भी है कि जो अगर आपकी डिमांड फॉर डॉलर जो है वो 2-2.5 अरब डॉलर कम हो गई है, तो ऑब्वियसली आपकी जो कीमत है मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट में, जिसमें पाकिस्तान है, यानी कि मार्केट डिटर्मिन करती है कि क्या रुपये की वैल्यू होनी चाहिए, उसमें जो खसारा है बैरूनी, यानी कि करंट अकाउंट का खसारा या आम लोग तिजारती खसारा उसको समझ लें, वो सबसे बड़ा सिंगल फैक्टर है रुपए की कीमत रिटर्न करना। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करें। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि सखर बैराज जो है वहाँ पर क्या सूरत हाल है। 3 हफ्तों में 29 जो हैं वो लाशें बरामद हुई हैं। अब इसमें पता है मैं द थिंग इज़ कि हम ऐसे 2 लोगों से मिलवाने जा रहे हैं कि जो हुकूमत की तरफ से नहीं बल्कि खुद प्राइवेटली जो लाशें यहाँ होती हैं उनको निकालते हैं। साहिल जोगी के साथ ये दोनों मौजूद हैं और इनको कोई हुकूमती मदद भी नहीं है, कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स भी नहीं है। साहिल अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इन दोनों अशखास से भी हमारी मुलाकात कराने के लिए। मुझे बताइएगा ये दोनों कौन हैं, इनके नाम क्या हैं, ये काम क्यों करते हैं ये? जी देखें फैसल भाई, ये सखर के अगर हम बात करें कि ये बैराज के हीरो हैं और यहाँ पर जिस तरह से पिछले 3 हफ्तों से नामालूम लाशें मिलने का जो सिलसिला है वो सखर बैराज से अभी तक वो जारी है। पिछले 3 हफ्तों में 9 ख़वातीन समेत यहाँ पर जो है 29 लाशें निकाली गई है। ये तो नामालूम लाशें हैं, लेकिन इस सखर बैराज के एक गुमनाम हीरो भी है हमारे साथ, एक मोहम्मद अली मल्लाह जो हीरो है सखर बैराज के, और ये बिला मुआवजा यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ पे लाशें निकालने के हवाले से इनको ना कोई तनख्वाह है ना कोई मुआवजा मिलता है। हम उनसे बात करते हैं कि आप ये बताएं कि किस तरह से डेड बॉडीज निकालते हैं और डेड बॉडी जो होती है कैसी कंडीशन में होती है? इसमें हम 2 जने होते हैं, एक का नाम है अब्दुल अबी मीरानी और एक का नाम है मोहम्मद अली हीरो। हम दोनों ही जो है ना अपनी जो है जान जो है ना मना धोखे में डाल के बंदे को निकालते हैं। इस वक्त हमारे को कोई मुआवजा नहीं मिला है, फिर हमारे को जो है ना पुलिस कुछ ना कुछ ताउन करती है और सखर बैराज भी कोई हाफिज तरह सर्वेर वो कुछ हमारे से ताउन करते हैं, पर इस वक्त हमारे से कोई मना भी। आप ये बताएं कि जो लाशें यहाँ से मिलती है वो उनकी हालत कैसी होती है और आपको क्या यहाँ पे मास्क पहना हुआ होता है या जिस तरह लाशें निकालते हैं तो आपको दस्ताने पहने हुए होते हैं? वो हमारे को कुछ नहीं पहने होते हैं, ऐसा ही मना। पानी कितना गहरा है नीचे? पानी बहुत गहरा है। अभी तक आप यहाँ से कितनी लाशें निकाल चुके हो अभी तक यहाँ से जो सखर बैराज से? हमने तो निकाली अभी तो 20-25 निकाली है अभी, जो ये अभी कस्ती डूबी थी ना यही मना। अच्छा, इस 3 हफ्तों में आपने 20-25 निकाली हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि पिछले कई सालों से आप काम करते हो तो कितनी अभी तक लाशें निकाल चुके हो? हमने तो 100 से ज़्यादा निकाली है। डूबते हुए को भी बचाया? हाँ, उनको भी बचाया। कितने आपने डूबते हुए लोगों को भी बचाया है यहाँ पे? हमने तो बहुत बचाया, 5-6 को बचाया मैंने डूब। जाल भी उठा दे, देखते हैं तो बंदा डूब रहा है, वो जाल को फेंक के कश्ती को भगा के उसको पकड़ दें, उसको कश्ती पे बिठा। लाशें अंदर गहरे पानी में होती हैं, डेड बॉडीज हमने देखी है, वहाँ किस तरह से आप उतर कर उन लाशों को निकालते हो? किस तरह से निकालने का तरीका क्या होता है? तरीका वो बस जो है ना मना उसका टाइम होता है, जिस टाइम डूबते हैं ना वो टाइम निकलते हैं, ऐसे मनाते हैं, फिर हम उधर से देखते फिर सलंग लगा के उसको जिधर से पकड़ के
जी आपने सुना कि यहाँ पर जिस तरह से ये लाशें निकालने का काम कर रहे हैं, इनका ये भी कहना है कि ये जो है एक टोकरी होती है, उस टोकरी के थ्रू ये यहाँ से जो है छलांग लगाकर नीचे जाते हैं बैराज में और बहुत गहरा पानी होता है, वहाँ से ये लाशें निकाल कर फिर बैराज से ऊपर आते हैं और ये बहुत ही जोखिम का काम है जो ये कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से अगर इन पर तवज्जो दिया जाए और यहाँ पर एक स्पेशल रेस्क्यू टीम कायम की जाए, क्योंकि ये सखर बैराज जो है आप अपडेट कर रहे थे ना, ये देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जहाँ पे इतने लोग डूबते हैं वहाँ कोई सरकारी गोताखोर टीम नहीं है। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक उस पर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। इंतज़ामिया की शहबाज शरीफ को नुकसान के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की मुतासरीन को दी जाने वाली इमदाद की रकम 10 लाख रुपए तक करने की हिदायत। प्रोविंशियल जो है 3 लाख रुपए दिया जी सर, वो सीएम साहब ने विजिट किया, उसको आप बढ़ा दें, क्योंकि फेडरल ने भी बलूचिस्तान में भी एनडीए में हम फेडरल गवर्नमेंट भी दे रही 10 लाख और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी 10 लाख दे रही है, तो आप भी 10 लाख कर दें। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आज तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, रेड जोन सील, मुजाहिरीन को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक एफसी और रेंजर्स के 2000 जवान तैनात होंगे। एंटी राइट्स फोर्स को भी रेड जोन में तैनात किया जाएगा। रेड जोन होने के बायस पीटीआई की नादरा चौक पर जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद। इंतजामिया का कहना है पीटीआई F9 पार्क या H9 ग्राउंड में एहतजाज कर ले। इमरान खान पर नाअहली की तलवार चलाने के लिए रेफरेंस दायर करने का फैसला। इमरान खान और कई पीटीआई रहनुमाओं के नाम ECL में डालने पर इत्तेफाक। फैसला आज वफाकी काबीना करेगी। पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग साबित होने के बाद पीडीएम और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने बड़े फैसले कर लिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, सिर्फ इमरान खान नहीं पूरा टब्बर मुजरिम है। आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारियां भी होनी चाहिए। इमरान खान और आरिफ अलवी फौरी मुस्ताफी हो जाएं। बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाही, जाँ बहक अफराद की तादाद 166 हो गई। 13,000 से ज़ायद मकानात मुनहदिम हुए। पंजाब में भी नुकसानात, मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबता ताहाल मुनक़ता। छम सेक्टर और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाला रोड सैलाब में बह गया। दरियाए रावी में तुग़यानी के बाद साहिवाल के देहात के लिए वार्निंग जारी। कराची वाले हो जाए तैयार, 10 अगस्त के बाद कराची में बादल फिर जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने बता दिया, सिंध के दीगर शहरों में भी बादल जोर दिखाएंगे। अल्लाह का उर्स मुबारक, मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। बहिश्ती दरवाज़ा आज खोला जाएगा जो यौम आशूर तक खुला रहेगा। वेलकम बैक। अहम खबर है, कौमी असम्बली से इस्तीफों की मरहला वार मंजूरी के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। स्पीकर कौमी असम्बली, सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया गया है। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, कौमी असम्बली से इस्तीफों की मरहला वार मंजूरी के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली है। कौमी असम्बली के स्पीकर, सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया गया है। जवाब तलब किया गया है। सेक्रेटरी कौमी असम्बली का नुमाइंदा रिकॉर्ड के साथ आइंदा समाअत पर पेश हो, अदालत की जानिब से ऐसा हुक्म सादर किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फ़रीक़ैन को 16 अगस्त को जवाब जमा करने की हिदायत सामने आई हैं। स्पीकर की कार्रवाई पर स्टे की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अब शो में बात करेंगे हम बारिशों की। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला वक्फे से तो जारी है ही, लेकिन अब नया स्पेल आने को है पूरे मुल्क में, कराची में भी और इसके अलावा बलूचिस्तान में भी। तो इस सब पे हम बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हमें बताइए, चलिए शुरुआत तो पहले कराची से ही करते हैं। अब मज़ीद स्पेल्स जो हैं वो कब आ रहे हैं, कितने हैवी होने जा रहे हैं?
जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए एक स्पेल तो ईस्टर्न सेंड में कल से कोई हल्का है, वो हल्की से मॉडरेट बारिश हो सकती है। अगले 2-3 दिन 5 से 8 या 9 तक सिंध के बेशतर अजला में और फिर कराची में 6 और 7 को हो सकता है, 8 को भी हो जाए, तो 6 से 8 के दौरान कराची में भी है। लेकिन ये हल्का स्पेल है, कोई ऐसा इसमें उस तरह की बात नहीं है। लाइट टू मॉडरेट रेन है इसमें। अलबत्ता जो 10 या 11 अगस्त के बाद का स्पेल है वो निस्बतन तेज़ स्पेल है, और वो मानसून हवाएँ कुछ शुमाल में भी जाएंगी और साउथ में भी, सिंध पूरे में, बलूचिस्तान में, तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में वो फैलेंगी और एक दफ़ा फिर तेज़ बारिश होगी। सही, ठीक। अच्छा सरदार साहब, अगर अंदरूनी सिंध की हम बात करें, क्योंकि आप कह रहे हैं ना अगेन कि ये स्पेल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, फिर भी कितना शिद्दत इख्तियार कर सकता है, स्पेशली अंदरूनी सिंध, थर की अगर मैं बात करूँ, बाकी जगहों की अगर मैं बात करूँ तो? जी देखिए, ये जो स्पेल है ना, ये 5 से लेके 8 या 9 तक जो चलेगा, ये किसी किसी जगह पर तो होगी, जनरली मॉडरेट बारिश होगी, यानी दरमियानी शिद्दत की, लेकिन किसी किसी जगह पर जैसे थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में और बदीन में और ठट्ठा में खासकर, यहाँ पर कुछ निस्बतन तेज़ स्पेल हो सकता है, मतलब ब्रीफ सा, कोई इतना बहुत ज़्यादा मुसलसल नहीं। लेकिन वही किसी किसी जगह पर हैवी फॉल्स होंगे, अदरवाइज जनरली मॉडरेट है। अलबत्ता जो इससे बिल्कुल तकरीबन हो सकता है ये मदगमी हो जाए एक दूसरे में, यानी वो दूसरा स्पेल इसके साथ ही आ जाएगा। 9 को हो सकता है कुछ गैप हो और 10 को वो आ जाए, तो 10 से ऑनवर्ड जो है वो इस स्पेल के मुकाबले में बहुत तेज़ दिखाई देता है। सरदार साहब, अनप्रेसिडेंटेड बलूचिस्तान में भी बारिशें हैं, जून से अब तो लगातार तीसरा महीना होने जा रहा है अगस्त के जब वहाँ पे बारिशें होंगी, और कितनी होंगी, टरेंशियल हैं, क्या सूरत हाल होगी बलूचिस्तान में? देखिए जो अगला स्पेल जिसकी बात कर रहा हूँ ना, 10 या 11 अगस्त के बाद, वो ज़्यादा शिद्दत का स्पेल है और बलूचिस्तान के भी बेशतर इलाकों में उसके नतीजे में तेज़ बारिश मुतवक्के है। ख़ासकर जो ऑलरेडी अफेक्टेड एरियाज़ हैं, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और मशरकी बलूचिस्तान, जो जुल्लसबेला डिस्ट्रिक्ट, उससे ऊपर खुजदार और फिर आगे कोलू, सिब्बी, नसीराबाद, जाफराबाद, ये सारे एरियाज़, इनमें तेज़ स्पेल दोबारा से मुतवक्के है। और ऑलरेडी ज़ाहिर है कि उधर पानी वानी कई जगहों पर अभी तक खड़ा है और उसके नतीजे में मज़ीद परेशानी होगी वहाँ के लोगों के लिए। सही है। अच्छा सरदार साहब, अब ज़रा अगर हम पंजाब का रुख करें, तो पंजाब के मैदानी और बलाई इलाके और स्पेशली लाहौर के लिए ये वीकेंड कैसा रहेगा? लाइक फ्राइडे, सैटरडे, संडे बारिश है, या फिर हम ये कहें कि मौसम ही सिर्फ अच्छा होगा और हब्स रहेगी? देखिए लाहौर में कल भी हल्की बारिश हुई है, बल्कि लाहौर में भी और ऊपर भी जो शुमाली पंजाब के इलाके हैं वहाँ पर भी, और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी अभी कहीं लाइट और कहीं मॉडरेट बारिश हुई है कल। और अगले 2-3 दिन भी इसी तरह मॉडरेट सा स्पेल है, कोई बहुत हैवी नहीं है। लेकिन 9 और 10 के बाद का जो स्पेल है वो फिर खासा तेज़ है। वो जो पूरी ईस्टर्न बेल्ट है, यानी लाहौर से लेकर नीचे फिर जनूबी पंजाब और फिर सिंध और बलूचिस्तान, इन्हीं इलाकों में वो ज़्यादा है जो अगला स्पेल है 6 से लेके 8-9 तक। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी स्पेल में तो नहीं दिखाई देती, मॉडरेट तो है ही, लेकिन किसी किसी जगह पर हैवी। लेकिन इसके बाद का जो स्पेल है 10 या 11 अगस्त के बाद, वो तेज़ स्पेल है। वो तो जैसे मैंने पहले आपको बताया ना कि पूरे मुल्क में तकरीबन कुछ चंद एक जगहों को छोड़कर बाकी सारे मुल्क पर मानसून हवाएँ फैल जाएंगी, दोबारा शिद्दत की हवाएँ होंगी। सही है। और कान यही है, और उसके नतीजे में फिर तेज़ बारिशें दोबारा से होंगी। सही है। अच्छा सरदार साहब, अगर ज़रा इसको हम पिछले साल से कंपेयर करें तो मानसून का ये सीज़न इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है, प्लीज़ मुझे मेरी तस्दीक कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, तो ये स्पेल ज़्यादा लंबा नहीं हो गया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया, क्योंकि पिछले साल हमने पूरे मुल्क में इतनी बारिशें नहीं देखी थी। कैसा ही है? जी बिल्कुल, ये तो रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं इस जुलाई में। यानी पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो अभी हमने कल ही जो मंथली वेदर समरी है वो पब्लिश की है, तो उसमें यही बताया गया है कि 181% यानी 181% मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं जुलाई के महीने की, पिछली जुलाई से जब हम कंपेयर करते हैं। और 1961 के बाद का जो हमारे पास डिजिटाइज डेटा है उसके मुताबिक जुलाई के महीने में इतनी बारिशें कभी नहीं हुई पाकिस्तान में। ये जुलाई जो है सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए और पूरे पाकिस्तान तीनों के लिए वेटेस्ट एवर जुलाई हो गया है। तो बहुत गैर मामूली बारिशें हुई हैं इसमें। पहले ये होता था कि एक आध स्पेल आता था, फिर चंद दिन की गैप होता था, फिर दूसरा स्पेल आ जाता था। लेकिन ये पूरे का पूरा जुलाई जो है इसमें शायद ही कोई एक आध दिन का भी गैप नहीं हुआ अमलन या प्रैक्टिकली जैसे हम कहें। अदरवाइज़ ये थ्रू आउट
चलता ही रहा है, मानसून हवाएं दाखिल होती रही हैं और 3-4 तो बहुत ही तेज स्पेल गुजरे हैं। उसके अलावा भी मॉडरेट बारिश होती रही है, तो उसके नतीजे में फिर इतनी ज़्यादा जो है एक्सेसिवली अबव एवरेज बारिशें हुई हैं जुलाई में। और इसी तरह से अगस्त के लिए भी आउटलुक आपने देखी होगी, उसमें भी ज़्यादा इम्कान यही है कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं अगस्त में भी, क्योंकि जो असल में जो फैक्टर्स हमारी मानसून की बारिश को सपोर्ट करते हैं, पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर एवरेज से कम रह रहे हैं अभी तक, और इसी तरह इंडियन ओशन डाइपोल एक फिनोमेना होता है इंडियन ओशन में, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न एज के टेम्परेचर्स होते हैं वहाँ के, तो ये दोनों फैक्टर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरी ये कि हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट वेव हुई थी उसमें अप्रैल से लेकर जून तक, मार्च से शुरू हो गई थी लेकिन अप्रैल से जून तक तो बहुत ही सीवियर हीट वेव रही थी। वो एनर्जी भी ऑलरेडी एक तरह से एटमॉस्फेयर में स्टोर हुई होती है, तो उसके नतीजे में जो हमारा हीट लो या सीजनल लो होता है वो बहुत इस दफ़ा उसने डिफरेंटली बिहेव किया है, वो बहुत डीप किया है, यानी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीजनल लो या हीट लो रहा है अभी तक है, और उसके नतीजे में वो ज़्यादा मॉइस्चर पुल कर रहा है अरेबियन सी से भी और बे ऑफ बंगाल से भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ। और मज़ीद स्पेल्स जो हैं वो आने जा रहे हैं, लेकिन कराची की अगर बात करें तो देखिए ये पूरे खित्ते का मामला है, हम अलग नहीं हैं। इस वक्त ईरान में भी बारिश हो रही है और खलीजी ममालिक में भी बारिश हो रही है, यूएई में भी, वहाँ तो माज़ाब्ता पूरा शहर जो है वो डूबने के मनाज़र थे, लेकिन बारिश होने के बाद वो पानी निकाल लिया गया। कराची अनफॉर्चुनेटली बारिश के बाद सड़कों का बुरा हाल है, हमारे बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत से लोग जो देख रहे होंगे और जो इस वक्त दफातर पहुंच गए होंगे वो कमर का दर्द और कुछ मोहरों के दर्द और कुछ दीगर दर्द, और ये दर्द भी अपने दिल में लिए कि हाय मेरी गाड़ी का क्या ही आज असर हुआ होगा। अब मनाजिर देख लें हम, और आगे क्या बोलें, बस देख लें। ये हम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, रिपोर्ट देखें और फिर खुद अंदाज़ा करें। खिज़र आज़म की रिपोर्ट में देखें। कराची में बारिश के बाद सड़कों का बुरा हाल, मॉनसून के स्पेल इंतजामी कारकर्दगी को बहा कर ले गए। सड़कों पर हर जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, गाड़ी चलाना मुहाल, लोगों का गुजरना एक इम्तिहान बन गया है। आपके सामने ये आप देख लें किस तरीके से गड्ढे बने हुए हैं और नमाजियों के कपड़े ख़राब हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, हादसा हो रहे हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं। हमारी रोड्स की इतनी बुरी कंडीशंस हैं, हर जगह गड्ढे हैं और उसके अलावा हर जगह गटर है जिसके अंदर रिक्शों के पूरे टायर फंस जाते हैं, बेचारी औरतें कभी गिर जाती हैं, उनकी डिस्क ही हिल जाती है और यही जम खाते खाते इनके कूल्हे की हड्डियों में दर्द मुस्तकिल शुरू हो जाता है बाइकर्स के। हर जगह पूरे कराची का बेड़ा गर्द होगा, यहाँ से लेके गुलबर्ग सुरंगी का देख लें रोड और पीपल सुरंगी से यहाँ तक का रोड देख लें, पूरा बेड़ा गर्द हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं है, सब अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, कोई काम नहीं, ज़ीरो। नई गाड़ी भी लेंगे तो 6 महीने में या 2 महीने में बोल जाएगी, ये तो पुरानी गाड़ियाँ हैं, हर 6 महीने के बाद मेंटेनेंस होती है इसकी, तो ये सूरत हाल है। चोर गवर्नमेंट है, चोर हुकूमत है, सब कुछ चोर हैं। इन सड़कों से गाड़ियां गुजरने के बाद अपनी मंजिल पे जाने से कबल मेंटेनेंस के लिए मैकेनिक्स के पास जा रही हैं। बारिश में ज़्यादा काम उगलता है, खड्डे में काम आते हैं, गाड़ी वगैरह टूटती है, उसकी चेसी टूटता है और ट्यूब एक्सल टूटते हैं, उसके पोजिशन टूटते हैं। मोटरसाइकिल सवार हो, कार सवार या बस सवार, सब इस मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। शहरी सवाल कर रहे हैं कि उनका ये इम्तिहान आखिर कब ख़त्म होगा। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ खिज़र आज़म, समाज, कराची। हमें ये तो नहीं पता कि इम्तिहान कब ख़त्म होगा, लेकिन हाँ हमने आपको ये ज़रूर बता दिया कि एक बार फिर बारिशें शुरू होने वाली हैं, तो आप अपनी गाड़ी का बहुत ख्याल रखिए। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत वादी कोटला ऐसी है जो अब तक सयाहों की नज़र से ये ओझल रही है। सयाहत के फ़रोग़ के लिए 11 से 14 अगस्त तक यहाँ सयाहती मेला सजाया जाएगा। इलाके की खूबसूरती का अहवाल बता रहे हैं समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुग़ल।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर की वादी कोटला में, और ऐसी जगह पे जो कि सयाहों की नज़रों से ओझल है, इंतहाई खूबसूरत जगह है। इस जगह का नाम है सरडना, तकरीबन सतह समुंदर से 11,000 फीट बुलंद है। और इस जगह के एक तरफ जो है वो KPK का इलाका जो है वादी कागान, मानसरा, एबटाबाद जो है वो नज़र आते हैं। दूसरी तरफ मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और दीगर जो खूबसूरत मकामात हैं वो नज़र आते हैं। यहाँ पर सयाहों की अभी तक पहुँच नहीं हुई क्योंकि यहाँ तक उस तरह से सड़क नहीं है, लेकिन अब यहाँ सयाहत की जो है शुरुआत करने के लिए यहाँ काम शुरू कर दिया गया। और यहाँ पर चंद रोज़ के बाद एक मेला भी होने जा रहा है, जिसके बाद उम्मीद है कि ये सयाहों की नज़रों में आएगा और यहाँ पर सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा और लोगों की यहाँ जो है माशी हालत भी बेहतर होगी सियाहत की तरक्की के साथ साथ। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और रुख करेंगे बल्तिस्तान का, जो इन दिनों खुबानिस्तान बना हुआ है। दरख्त खुबानी से लदे हुए हैं। मज़ीद जानेंगे घांचे से हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इन दिनों बल्तिस्तान रीजन खुबानिस्तान बना हुआ है। यहाँ खुबानी का सीज़न उरूज पर है। खुबानी के दरख्तों समेत सड़कें हो या घरों की छतें, हर जगह आपको खुबानी नज़र आएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में खुबानी के 60 मुख्तलिफ अक़साम पाए जाते हैं जो जायके में एक दूसरे से मुख्तलिफ और मज़ेदार होते हैं। खलमन नामी खुबानी यहाँ के लोगों की पसंदीदा खुबानी है जो यहाँ के लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। मुकामी लोग खुबानी को दरख्तों से उतार कर घरों की छतों पर सुखाने के लिए रखते हैं। खुश्क खुबानी में से जो खाने के काबिल होते हैं उन्हें खाया जाता है और बाकी अपने माल मवेशियों को खिला लेते हैं। कोई प्रॉपर निज़ाम ना होने की वजह से खुबानी की एक बड़ी मिकदार ज़ाया भी हो जाती है। अगर हुकूमत इनको एक्सपोर्ट की बेहतर वसाइल फराम करे तो हरी ज़र मुबादला कमाया भी जा सकता है, जिससे यहाँ के गरीब किसान खुशहाल होंगे। जी आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना पंजे गाड़ रहा है, मस्बत केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। इसके अलावा डेंगू ने भी जो है वो अपना डंक तेज़ कर दिया है। बरस सिंध भर में अब तक डेंगू के 1233 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मलेरिया के 14,831 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस सब पे ज़रा बात करें क्योंकि अब ये डुअल फेस्ड बैटल होने जा रही है। डॉक्टर शहीद खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। ये ऑलरेडी हम डेंगू भी चीज़ आ गई है, तो डॉक्टर साहब दोनों के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले कोरोना की अगर बात कर लें, तशवीशनाक सूरत हाल की जानिब जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। कोरोना यकीनन छठी लहर जारी थी, लेकिन बरसात के बाद इस वक्त जगह जगह पानी खड़ा है, जिसकी वजह से मच्छरों की तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है, मक्खियाँ हैं। तो इस डेंगू के लिए ये आइडियल टाइम है कि मच्छर जिस तरह बढ़ रहे हैं और डेंगू हमलावर हो रहा है, तो सफाई हमारे लिए बहुत अहम है, चाहे वो घर की हो या मोहल्ले की हो। लेकिन ये सफाई अभी तक जो है वो सही तरह नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये मामला थोड़े से कशीदा हो रहे हैं। मज़ीद केसेस आ रहे हैं डेंगू के भी और कोरोना के भी। तो गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, लेकिन बड़े पैमाने पे शहरियों को ज़रूरत है कि वो आसपास सफाई का ख्याल रखें ताकि कोरोना, डेंगू और इस तरह की बाकी वबाई बीमारियों से छुटकारा पाया जा सके। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम कोरोना की स्पेशली बात करें, कोरोना हम देख रहे हैं कि आपने जैसे खुद का छठी लहर है, 9 अफराद अब तक चले गए हैं, इस छठी लहर ले गई है 9 अफराद। मुझे ये बताएगा कि ये जितनी तेज़ी से फैलना शुरू हो गया है, खुदा न खास्ता, क्योंकि एहतियात तो हम कर नहीं रहे हैं, वो वाला हमने अभी तक माहौल नहीं देखा जो पहली, दूसरी या तीसरी वेव में हमने देखा था। अगर ये इसी तरह से चलता रहा और हमने पाबंदी नहीं की तो खुदा न खास्ता कितनी वर्स्ट कंडीशन हो सकती है? यकीनन ये उसी तरह बुरे हालात हो सकते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिस तरह वैक्सीनेशन काफ़ी तादाद में हुई है तो उससे काफ़ी बचत हुई है। बाकी आपकी बात सही है, लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन ने हमारी काफ़ी जान खलासी की है और इतने बड़ी तादाद में लोगों की अमवात नहीं भी जितनी खुदा न खास्ता हो सकती थी। यकीनन लोग SOPs पे अमल नहीं कर रहे, मास्क का इस्तेमाल नहीं है, समाजी फासले का लिहाज नहीं है, तो लेकिन वैक्सीनेशन इस में बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। वैक्सीनेशन काफ़ी बड़ी तादाद में ऑलरेडी हो चुकी है और मज़ीद हो रही है। बूस्टर डोज का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जितने भी नए आने वाले वेरिएंट है उससे हम बच सकें, और ये वेरिएंट मज़ीद आते जाएंगे। जब तक हम वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं करेंगे हमारे लिए
ये बीमारी पे काबू पाना मुश्किल है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, और जो भी बूस्टर डोज लगवा रहे हैं, मैं चाहूँगी आप प्लीज़ उन्हें ये भी बताएगा कि बूस्टर डोज लगाने का मतलब ये नहीं कि मास्क आप उतार दो और आराम कीजिए, हमने तो 2 वैक्सीनेशन भी लगवा लिया है और बूस्टर डोज भी लगवा ली है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ठीक है। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं मलेरिया की और डेंगू की, अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी बराह रास्त आपको ले चलते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर की बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। इस वक्त वो गुफ्तगू करें, आपको सुनवा देते हैं। हाल लेने के लिए, उनकी मदद करने के लिए आप तशरीफ़ लाएं। 2-3 प्रोग्राम बने लेकिन मौसम ख़राब हो जाता था, तो अब तो अल्लाह की मर्ज़ी है, क्या इंसान कर सकता है। तो मैंने कहा अल्लाह से ज़ोर हो सकता तो फिर तो सैलाब भी ना आता, हम रोक लेते उसको लेकिन भर अल्लाह का निज़ाम है, वो ताकतवर है और उसकी अपनी हिकमतें होती हैं। तो मैं सबसे पहले आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी जनाब वज़ीर आज़म को खुशामदीद भी कहता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, कि वो हमारा हाल अहवाल लेने के लिए और हमारे मुश्किल को समझने के लिए और उसमें हमारी मदद करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने इरशादात से आपको नवाजें। आप 2 मिनट बात कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इंतहाई दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज इस पसमानदा और इन गरीब लोगों के पास तशरीफ़ लाए जो सैलाब से और उनके मकानात तबाह हुए हैं, उनका उन्होंने दौरा किया है। मैं उस हवाले से भी जो दर्द वो दिल में रखते हैं और दिन रात वो हर जगह पहुंच जाते हैं और ख़ुद उसका मुशाहिदा करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों के पास, उनके घरों तक पहुंचते हैं। तो मैं उनका आपकी तरफ से और अपने तरफ से उनका दिल की गहराइयों से एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी इस्तदा है उनसे कि आज वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ तो उसका हम एक फ़ायदा उठाएँ कि यहाँ जो CRBC चश्मा राइट बैंक कैनाल बना है, तो उस वक्त से हमारी यहाँ पे ड्रेनें भी बनी हैं, तकरीबन कोई 6 ड्रेनें हैं और वो 2010 के सैलाब में डैमेज हुई थी बहुत सारी। तो उसके बाद शुक्र है कि कोई सैलाब नहीं आया, लेकिन इस दफ़ा अगर थोड़ा सा भी सैलाब आया तो उस ड्रेनों के टूट फूट के शिकार की वजह से वो पानी इलाकों में चला गया और लोगों के घर मकान तबाह हो गए उनके। तो हमारी ये इस्तदा है कि वो ड्रेनें जो है फेडरल फ्लड कमीशन वाले अगर उसका दौरा करें और वो बाकायदा उसका जो टूट फूट का शिकार है उसका मुरम्मत हो जाए, तो हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फिर आगे हम सैलाब की तबाहकारियों से बच सकते हैं। तो ये एक वो है। और दूसरा जो दरिया की साइड पे हमारे इलाके हैं और वहाँ से भी चूँकि जब फ्लड आता है तो वो दरिया का पानी ऊपर आता है तो उस इलाकों को भी तबाह करता है। तो उसमें मार्जिनल बंद की हमने इस्तदा रखी थी, जिसका पिछले दफ़ा प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था, लेकिन चूँकि बाद में हालात सियासी ऐसे बने कि उसकी वजह से वो जो मसला था वो DI खान का हल नहीं हो सका। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाएँ और उस मसले को भी इंशाअल्लाह हल करेंगे। हमें ये भी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि DI खान एक दफ़ा फिर ये तशरीफ़ लाएंगे और हम उनको दावत भी देते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ वहाँ पे और फिर DI खान के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल हों, क्योंकि DI खान तकरीबन 20 लाख एकड़ ज़मीन जो बंजर पड़ी है उसको अगर हम आबाद करें तो ये ख़ुद कफ़ील सूबा बन सकता है, अनाज के हवाले से, फ्रूट के हवाले से, सब्ज़ी के हवाले से। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से। 2 मिनट बात करें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जहाँ मौजूद है इस इलाके का नाम चांदना है और सर यहाँ पर फ्लैश फ्लड जब आया है उसके सर ये सारे जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, कुछ हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं, कुछ भाई हमारे, तो ये सर मोस्ट अफेक्टेड एरिया था। तकरीबन 4-4.5 फीट पानी था सर। यहाँ पर फ्लैश फ्लड को रिस्पॉन्ड सर हमने फ़ौरन किया था। उसमें आर्मी भी थी हमारे साथ, पुलिस थी, एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा सर जो लाइन डिपार्टमेंट्स थे।
सर यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कच्चे मकानात थे जिसमें 143 हाउस होल्ड्स वो तकरीबन सारी डैमेज हो गए हैं सर। डैमेज का सर्वे चल रहा है सर। डैमेजेस की कंपनसेशन इंशाल्लाह जो पॉलिसी एज़ पर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट वो हम इंशाल्लाह कंपनसेट करेंगे। और सर इसके साथ साथ इनके लाइफ स्टॉक्स थे कुछ वो डैमेज हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर फ्लैश फ्लड्स के दौरान कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई थी सर। और हमने सर यहाँ पर जो मर्द हजरात थे वो तो निकल आए थे, ख़वातीन और बच्चे जो थे सर उनके लिए फिर बोट्स यूज़ करके हमने एवैक्यूएट करा था सर। मेनली जो सर हमें इशू आ रहा है कल्टिवेटेड लैंड का जो इशू आ रहा है सर वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई पूरे डे खान के अंदर। तो सर ये एक इशू है हमारे पास इस वक्त एट हैंड, लेकिन सर जिस तरह आप लोगों की डायरेक्शंस है गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट करती रही है गरीब लोगों को सर और इस तरह के अफेक्टेड एरियाज़ को, तो इस पर हम काम कर रहे हैं सर इंशाल्लाह। आप सर जो प्रेजेंटेशन आपके सामने है सर इस परोआ सब डिवीज़न में हम खड़े हुए 293 हाउस होल्ड्स यहाँ पर सर अफेक्ट हुए हैं। और सर इसके अलावा 2 इंजरीज़ हुई थी, एक डेथ हुई है सर लेकिन वो इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से हुई थी सर, फ्लड्स की वजह से डायरेक्ट नहीं थी। और क्रॉप्स जो सर कल्टिवेटेड लैंड का हमारे जो है वो 1720 एकर्स में सर वो ज़मीन हमारी ख़राब हुई है जो कि परोआ की है सर। तो सर ये थोड़ी सी डिटेल्स थी शॉर्ट सी इसके हवाले सर। तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे सर कि जहाँ पर हमें सपोर्ट तो हमेशा से रही है सपोर्ट सर इंशाल्लाह, और हम उम्मीद करते हैं सर कि आप लोगों की सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह इस विलेज को हम दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा करेंगे, स्टेबल कराएंगे। और सब बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं, किसी किस्म की कोई कंप्लेन वगैरह से नहीं। हम नॉन फूड आइटम्स भी हमने प्रोवाइड किए, इनको फूड आइटम्स भी किए हैं और इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ सर। तो मैं रियली इनको भी अप्रिशिएट करूँगा सर। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा जो मानसून के मौसम की जो बारिशें हुई हैं वो जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में हुई हैं और वो ओवरऑल तकरीबन 350% ज़्यादा बारिशें पिछले 30 साल रिकॉर्ड के मुकाबले में, जिसकी वजह से हमारे तकरीबन पूरे पाकिस्तान में नुकसानात हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो बलूचिस्तान में हुआ है। जब से ये बारिशें शुरू हुई तो उसमें रेस्क्यू और रिलीफ का जो ऑपरेशन था उसमें बुनियादी तौर के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने उनके साथ जो PDMAs हैं उन्होंने काम किया और मिलकर पाकिस्तान आर्मी ने, FC ने, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया। और ये जो हमारी चैलेंज है इसके लिए हम पूरी तरह से जो है ना कोशां हैं दिन रात कि आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो दुख हैं, तकलीफ़ है, उसको हम किस तरीके से कम कर सकें, उसका अजाला कर सकें। और प्राइम मिनिस्टर की बड़ी क्लियर जो है इसमें दिन रात हमें गाइडेंस भी मिलती है, डायरेक्शन भी है कि लोगों तक पहुंचा जाए और उनके मसाइल को हल किया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, अमीर जमीयत उलमा पाकिस्तान, जनाब मौलाना अब्दुल रहमान साहब वफाकी वज़ीर, जनाब लुत्फ़ुर रहमान साहब MPA, जनाब अमीर मकाम साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून KP और डेरा इस्माइल ख़ान में मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के आपको बताया हज़रत मौलाना ने कि आज हम कदर ताख़ीर से यहाँ पर हाज़िर हुए, कम से कम 3 मरतबा मेरा प्रोग्राम बना, लेकिन उस वक्त बारिशें या मौसम इतना ख़राब था कि सफ़र करना मुमकिन नहीं था। बहरहाल आज मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ अपने तमाम ज़ुमा और साथियों के साथ, और आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर आपकी जो फौरी जो रिलीफ का जो प्रोग्राम है, जहाँ पर लोग आपके जिनके भी प्यारे अल्लाह को प्यारे हो गए या जो लोग ज़ख्मी हुए, उन सब के लिए हम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम उनके लिए माली इमदाद दे रहे हैं, जो कि कोई मुदावा नहीं है। किसी का अगर जिगर गोशा बिछड़ जाए तो वो तो उम्र भर का रोग होता है, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी भी बसर करना ये भी अल्लाह का हुक्म है कि उसका ये फ़ैसला, उसके आगे हमें सर झुकाना होता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। तो 10 लाख रुपया वफाक अदा कर रहा है, जहाँ पर जो कोई मौत वाक़या हो गई, और यहाँ पर सूबे में वज़ीर आला साहब
वो 8 लाख रुपए वो दे रहे हैं। मुझे आज अभी टांक में बताया गया, पहले 3 लाख था, फिर वो 8 लाख रुपए ले गया। और मैंने उनको पैगाम दिया है, वज़ीर साहब को गुजारिश की है कि बलूचिस्तान में वहाँ की हुकूमत भी 10 लाख दे रही है और वफाकी हुकूमत भी 10 लाख दे रहे हैं, तो ये 20 लाख अगर मिल जाएगा तो ये आजकल की जो ज़माना है उसमें गुज़रकात जहाँ बहुत मुश्किल है उससे कुछ मामलात तय होंगे। इसी तरह जो ज़ख्मी हैं उनको वफाक ज़ख्मियों को 25,000 रुपये के बजाय 2.5 लाख रुपया अदा कर रहा है। सूबाई इमदाद इसके अलावा है। इसी तरह जो मकान गिर गए, मैंने आपके गांव में भी जाके अंदर जाके देखा है, कई कच्चे मकान बिल्कुल मस्मार हो गए हैं, कई पक्के मकान भी वो भी उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो हमने कच्चे मकान और पक्के मकान की तमीज़ ख़त्म कर दी है, यानी कोई फ़र्क नहीं है, कच्चा हो या पक्का, अगर वो मुकम्मल गिरा है तो उनको 5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। अगर जुज़वी को सराइकी में क्या आंदे हो थोड़ा या बांग नहीं थोड़ा बांग, तो वो उसको अपना 2 लाख रुपया या उससे भी ज़्यादा हम अदा करेंगे। इसके अलावा जो फसलों का नुकसान हुआ है वो सूबाई हुकूमतें उसका अंदाज़ा सर्वे कर रही हैं, मगर मैंने जनरल अख्तर नवाज़ साहब को जो चेयरमैन हैं NDMA के, इनको गुजारिश की और सूबाई हुकूमतों को भी गुजारिश की है कि वो एक जॉइंट सर्वे करें। मैंने पाकिस्तानी फ़ौज के सिपह सलार से जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मैंने परसों बात की थी रात को कि वो जहाँ पर उनकी हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान की फील्ड फॉर्मेशंस हैं, तो उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म साहब ये बहुत एक नेक कौमी ज़िम्मेदारी, हम इसको इंशाअल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। तो ये जॉइंट सर्वे हो जाएगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि किसी हकदार का हक नहीं मारा जाएगा और किसी नाहक को कौम के जो वसाइल हैं वो बग़ैर किसी यानी मेरिट के उसको नहीं मिल सकेंगे, ताकि कौम के वसाइल ज़ाया ना हों और हकदार के कदमों में निछावर हों। तो ये फ़ैसला हमने किया है और इंशाअल्लाह इसके ऊपर मेरी 3 अगस्त को यानी आज मेरी मीटिंग थी, लेकिन अब मैं 2 दिन इसमें मौखर होगी क्योंकि मेरा पूरा दौरा मुकम्मल नहीं हुआ। कल भी मैंने दौरे पे जाना है इंशाअल्लाह। फिर 2 रोज़ में हम फिर सूबों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये सड़कात या जो आपके जो पुल बह गए या नुकसान पहुंचा, बलूचिस्तान में बहुत नुकसान पहुंचा है। खैर जहाँ पर भी नुकसान होगा उसका भी सर्वे होगा और फिर इंशाअल्लाह एक यानी इसमें ताख़ीर नहीं होगी, उसको भी सड़कों को चालू कराने के लिए ये चेयरमैन NHA हैं, अब सेक्रेटरी बन गए हैं, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे बलूचिस्तान में लोगों ने इनकी बड़ी तारीफ़ की, जनरल अख्तर नवाज़ में बड़ी तारीफ़ की इनकी, तो मुझे बहुत खुशी है कि ये ऐसे अफसर जो हैं वो बहुत दिन रात काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप दीन और दुनिया दोनों कमा रहे हैं, यकीन करें, इनकी भी दुआएं ले रहे हैं। अल्लाह ताला के यहाँ भी आप सुरखरू हो रहे हैं, इंशाअल्लाह वो आपको बहुत नवाजेगा। जब आप हम सब ने जाना है उसकी अदालत में हाज़िर होना एक दिन, तो मैं ये कहने आया हूँ कि हम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत हम कर रहे हैं। और चूँकि ये सूबाई हुकूमत एक दूसरी पार्टी की है, हमें उससे कोई इस वक्त इख्तलाफ नहीं है, हमने सब मिल के करना है, मिलकर कोई हो, ये पाकिस्तान का मामला है, ये आपका मामला है, आपकी बहाली का मामला है, आपके घरों का मामला है, आपके बच्चों का मामला है। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इसमें कोई सियासत नहीं होगी और कोई मिलावट नहीं होगी और इंशाअल्लाह आपकी खिदमत के लिए हम दिन रात हम कोशिश करेंगे। इस गांव में वाकई बहुत तबाही हुई, मैंने अंदर जाके देखा है। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो,
अल्लाह ताला हम पर अपना फजल करे और करम करे। ये जो यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये जो क़यादत है आपके सामने खड़ी है, हम इंशाअल्लाह हम आपके खादम बनकर आपकी खिदमत करेंगे और जब तक आखिरी घर अपने पाँव पर, आखिरी फ़र्द अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान, कायदे आज़म, मेहरबानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ DI खान में सलाम मुतासरीन से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म का यह कहना था कि सूबाई हुकूमत भी जाँ बहक अफराद को 8 लाख रुपए इमदाद फराहम कर रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पर मुनहदिम घर के लिए 5 लाख और जुज़वी मकान को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सूबाई हुकूमत फसलों के नुकसान का अंदाज़ा लगा रही है। वज़ीर आज़म जो कि अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि जो मुतासरीन हैं उनको मुकम्मल तौर पर इमदाद फराहम की जाएगी। और यहाँ आपको एक और अहम खबर दें, इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद कमी रिकॉर्ड की गई है। कारोबार के दौरान डॉलर जो है वो मजीद घटता जा रहा है। 8 रुपए 80 पैसे कदर में कमी की गई है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद कमी रिकॉर्ड की गई है। कारोबार के दौरान डॉलर की कदर 8 रुपए 80 पैसे से कम हो गई है। और हमने देखा था कि कल भी डॉलर की कदर में कमी हुई और आज भी ये मार्केट के लिए, पाकिस्तानी मार्केट के लिए, कारोबारी शख्सियात के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद कमी देखी गई है। कारोबार के दौरान डॉलर की उड़ान कदर में 8 रुपए 80 पैसे की कमी देखी गई है। इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपए का हो गया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान आलम ने हमें ज्वाइन किया। रिजवान बताएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही खुशकुन खबरें आ रही है मईशत के हवाले से। अब कल जिस तरह डॉलर 10 रुपए गिरा और उसके बाद आज जो है डॉलर की कदर जैसी मार्केट खुली, करेंसी मार्केट फौरन गिरना शुरू हो गई जो जैसी तवक्का की जा रही थी। और अब इस एक मौके पर डॉलर जो है इंटरबैंक मार्केट में 220 रुपए का उसने लो बनाया और ये 8 रुपए 80 पैसे इसकी कदर में कमी देखी गई। अब तवक्का ये की जा रही है कि जब ओपन मार्केट ठीक से ओपन मार्केट खुल जाएगी, वहाँ पे ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, तो वहाँ भी जो है बड़ी कमी जो है वो डॉलर की कदर में जो है देखने में आएगी। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 2 दिन में जो है वो तकरीबन कोई 18 रुपए की जो है वो कमी आ गई है इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में। जबकि पाकिस्तान के जो दीगर शहर है जैसे लाहौर हो गया और दीगर फैसलाबाद हो गया, वहां तो डॉलर इससे भी ज्यादा जो है गिर चुका है। डॉलर बेचने वालों की कतारें लगी हुई है, डॉलर बेचना चाहते हैं लोग, लेकिन उनके डॉलर अब बिक नहीं रहा है। सट्टेबाजों की चीखें निकल गई है और जो डॉलर माफिया जो है उसको काफी जो है नुकसान पहुंचा है। जी ठीक है रिजवान, बेहद शुक्रिया आपका। बहुत अहम खबर आज के दिन के हवाले से, स्पेशली वो शख्सियात जो कि कारोबार से मुंसलिक हैं और जो चाहते थे कि डॉलर नीचे आ जाए, उनके लिए अच्छी खबर है दिन के आगाज़ में कि डॉलर सस्ता हो गया है 8 रुपए 80 पैसे। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 220 रुपये हो गई। कल से अब तक की अगर हम बात करें तो लगभग 18 रुपये, फैसल 18 रुपये डॉलर नीचे आया। तो आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।